नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूं। साथियों, ये जो टेस्ट है ये लेवल 1 के लिए उपयोगी है। देखिए, जो भी लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस टेस्ट को जरूर देखें। साथ में लेवल 2 वाले यहाँ से साइकोलॉजी के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न और संस्कृत के प्रश्न देख सकते हैं। लेवल 2 के लिए कल या आज शाम को मैं एसएसटी सहित पूरे 150 प्रश्न अपलोड करने वाला हूं। साथियों, तो 90 प्रश्न तो यही रहेंगे, 60 प्रश्न आपको उस टेस्ट में एसएसटी को देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा यहाँ पर 150 प्रश्नों वाला टेस्ट देख करके जाइएगा। और यहाँ पे साथियों, आपके जो लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हैं, हिंदी के 30 प्रश्न हैं, संस्कृत के 30 प्रश्न हैं, मैथ्स के 30 प्रश्न हैं और इन्वायरमेंट के 30 प्रश्न हैं। तो कुल 150 प्रश्नों का ये टेस्ट है। यहाँ कमेंट करके जरूर जाना कि 150 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इस टेस्ट में। साथियों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। लेवल 1 के लिए पूरे इस टेस्ट में 150 प्रश्न हैं, जबकि लेवल 2 के लिए इस टेस्ट में 90 प्रश्न हैं। साथियों, आपको 60 प्रश्न अलग से दिए जाएंगे। वहां पर एसएसटी का टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा या तो शाम को या फिर कल सुबह। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेवल 2 के लिए भी ये टेस्ट सीरीज चालू रख रखी है। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 के लिए, दोनों लेवल के लिए है ये। तो चलिए पहला भाग देखेंगे। आपके पहला जो भाग आता है ये है शिक्षा शास्त्र व शिक्षण विधियाँ। लेवल 1 वाले भी इसको कर सकते हैं, लेवल 2 वाले भी इसको कर सकते हैं। साथियों, तो 30 प्रश्न है, दोनों के लिए कंपलसरी है। 30 में से 30 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर एग्जाम में भी आपको 30 ही प्रश्न करने होते हैं, पात्रता परीक्षा एग्जाम में। तो देखो, पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको 2.5 घंटे में पूरा टेस्ट करवा दिया जाएगा। 2.5 घंटे में पूरा टेस्ट आपको ये करवा दिया जाएगा। साथियों, तो कमेंट करके जरूर जाना कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष है और मानसिक आयु 20 वर्ष है तो वह बालक किस श्रेणी में रहेगा? विकल्प है सामान्य श्रेणी में, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है या प्रतिभाशाली बालक है। यहाँ पर साइकोलॉजी वाला ये भाग फर्स्ट है। इसके बाद हम हिंदी के 30 प्रश्न करेंगे। साथियों, तो देखो, वास्तविक आयु कितनी वर्ष है? 16 वर्ष। और मानसिक आयु कितने वर्ष है? 20 वर्ष। तो पहले उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी पड़ेगी। अब बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। वहाँ पर मानसिक आयु 20 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है साथियों? 16 वर्ष। तो देखो, 16 का भाग देंगे किसमें? यहाँ पर इसको काट लेते हैं। 4 से ये कट रहा है 5 बार और 4 से ये कट रहा है साथियों 4 बार। अब 4 का भाग किस में दे देते हैं? 4 का भाग दे देते हैं साथियों 100 में, तो 25 बार। इस प्रकार इसकी आईक्यू कितनी निकलती है? 25 इंटू 5 बराबर 125। अब 125 आईक्यू वाला बालक जो मंदबुद्धि तो नहीं रहेगा, ना ही पिछड़ा ना ही सामान्य, तो फिर हम उसको किस में शामिल करेंगे? प्रतिभाशाली में। तो पहले प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरे 150 प्रश्न पूर्णतः एग्जाम पैटर्न पर। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके पात्रता का जो पात्रता परीक्षा है उसका पेपर आने वाला है साथियों। तो दूसरे प्रश्न में देखो, विकल्प है पावलोव ने, गिलफोर्ड ने, फ्रायड ने और थोर्नडाइक ने। यहाँ पर संबंधवाद के सिद्धांत की बात की जा रही है। पावलोव ने संज्ञानात्मक विकास का पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। गिलफोर्ड ने यहाँ पर बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रायड ने यहाँ पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया और थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसको बंध या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 में आपके सही उत्तर 4 रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण। तो देखो, किसी चीज को जब हम परिभाषित करते हैं तो उसका सही अर्थ होता है। चीजों को परिभाषित करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो यह किससे संबंधित हुआ साथियों? ज्ञान से संबंधित हुआ। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सा रचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा?
उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण, सत्रांत परीक्षा और उपचारात्मक शिक्षण। तो जो रचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। देखो, रचनात्मक और योगात्मक परीक्षण अलग अलग होते हैं। उपलब्धि, निदान और उपचार ये तीनों रचना में आ जाएंगे, रचनात्मक परीक्षण में, लेकिन सत्रांत परीक्षा आपके योगात्मक में आएगी साथियों। योगात्मक परीक्षण का भेद है ये। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 5, यदि किसी छात्र के घर का वातावरण आपराधिक है तो छात्र के किस व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा? सामाजिकता, नैतिकता, आपराधिकता और इनमें से सभी। देखो, छात्र के घर का वातावरण कैसा है साथियों? आपराधिक है। आपराधिक वातावरण होने के कारण उसमें नैतिकता का अभाव बहुत, मतलब एक तरह से नैतिकता बहुत कम पाई जाएगी, सामाजिकता भी कम पाई जाएगी। उसमें यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होने की बहुत ज़्यादा, एक तरह से कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें आपराधिक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है, संभावना है। इसलिए आपराधिकता विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। तो आपके 6ठा प्रश्न, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत किया है? डगलस व होलैंड, मॉरिसन व सिम्पसन, बर्नन व बर्ट और इनमें से कोई नहीं। एक कॉपी पेन लेके और प्रश्न संख्या लिखते जाना और वहाँ पर देखते जाना कि कौन सा प्रश्न आप सही कर रहे हो, कौन सा गलत। अगर मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ तो वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हो साथियों, वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हो, वीडियो को रोक करके प्रश्न को पढ़कर आंसर लिख सकते हो और फिर चेक कर सकते हो राइट हुआ या गलत हुआ। तो उससे आपका अच्छे से मूल्यांकन होगा। देखो, उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत को शिक्षक निर्मित भी कहा जाता है। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है साथियों? डगलस व होलैंड के द्वारा। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। आरटी 2009 के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है आरटी 2009 के संदर्भ में? यह 6 से 18 वर्ष के बालकों हेतु है। यह प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा देता है। इसमें अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है और इनमें से कोई नहीं। तो एक बार आप सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और फिर सही उत्तर दीजिए साथियों। तो देख लिया होगा अपने प्रश्न को। अगर टाइम कम लगता है आपको तो वीडियो को रोक भी सकते हो आप। तो 7वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 6 से 18 वर्ष के बालकों हेतु है। यह कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आरटी 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए होता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने को भी बढ़ावा दिया गया है और अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा भी आरटी 2009 में दी गई है। ये दोनों सत्य है और पहला क्या है? असत्य। इसलिए पहला विकल्प आपका 7वें प्रश्न में उत्तर होगा। तो 8वां प्रश्न देखेंगे। ब्रेल लिपि की व्यवस्था किन बालकों के लिए उपयुक्त है? ध्यान अभाव वाले बालकों हेतु, मंद श्रवण बालकों हेतु, नेत्रहीन बालकों हेतु या पठन वैकल्य से ग्रस्त बालकों हेतु? तो ब्रेल लिपि का नाम सुना होगा। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था साथियों। और ये जो लिपि है, इस तरह की लिपि जो जिन बालकों को दिखाई नहीं देता है, नेत्रहीन जो बालक होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की जाती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक बात और, तो आपने पिछला जो रीट का एग्ज़ाम है वो भी देखा होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद 5-7 प्रश्नों में गलतियां करती है। तो अगर 150 में से अगर आपको 2-4 प्रश्नों में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हो साथियों, क्योंकि 150 प्रश्न हैं, क्वालिटी वाली प्रश्न हैं। कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार भी किया जाएगा। हालांकि मैंने ये चीज़ देखा है कि भाई गलती नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी सावधानी पूरी रखी है, बट फिर भी अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत? तो 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? बुद्धि का जो सिद्धांत है जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है, कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? सातों 9वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, यह बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। देखो, ये चीज़ याद हो गई होगी आपको कि भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत किसका है? गार्डनर का।
त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का। त्रितंत्रीय सिद्धांत किसका है? स्टर्नबर्ग का। तो एक एक प्रश्न में चाहो तो चार चार चीजें आपको याद हो रही है साथियों, इसलिए थोड़ा फायदा उठाया करो इन चीजों का। तो चलिए नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है नगर की समस्या हल करने हेतु, सामाजिक समस्या हल करने हेतु, विद्यालयों की समस्या हल करने हेतु और इनमें से सभी। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय से संबंधित होता है और इसमें विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को ही दूर किया जाता है, न कि समाज और नगर की समस्याओं को दूर किया जाता है। तो विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, एनसीएफ 2005 में नहीं सुझाया गया है। क्या नहीं सुझाया गया है एनसीएफ 2005 में? बालकों के तार्किक चिंतन में वृद्धि को, बालकों के शारीरिक चिंतन में वृद्धि को, बालकों के मानसिक चिंतन में वृद्धि को और बालकों के नैतिक चिंतन में वृद्धि को। इम्पोर्टेंट मैंने कहा है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर इसी प्रकार से आपके एग्जामों में प्रश्न आएंगे। 100% गारंटी है मेरी साथियों, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि सेम टू सेम आएगा, बट इसी प्रकार से, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। साथियों, अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। देखो, एनसीएफ 2005 में तार्किक चिंतन, मानसिक चिंतन और नैतिक चिंतन को तो सुझाया है, लेकिन शारीरिक चिंतन क्या होता है साथियों? शारीरिक चिंतन नहीं होता है। शारीरिक चिंतन तो कोई प्रकार ही नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास की गति की दर एक सी रहती है, विकास मस्तिष्काधोमुखी क्रम में होता है और विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो जो कथन विकास के बारे में आपको सही नहीं लग रहा है उसका चुनाव कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 12 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे तो देख लीजिए एक बार। तो चलिए आंसर देख लेते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर विकास के बारे में सही नहीं है, क्योंकि विकास की जो गति की दर है वो एक सी नहीं रहती है। कभी विकास मंद गति से होता है, तो कभी तीव्र गति से होता है, तो कभी सामान्य गति से होता है। हालांकि विकास हमेशा होता रहता है, चाहे मंद हो, तीव्र हो या सामान्य हो, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो आपका प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, प्रक्षेपीय परीक्षण की प्रमुख विशेषता है कि इसमें स्पष्ट उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनुक्रिया नियंत्रित रखी जाती है, अचेतन के विचारों को बाहर निकाला जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपसे इतने दिनों से टेस्ट ले रहा हूँ साथियों, 100 टेस्टों की सीरीज चला रखी है मैंने, 2 दिन 3 यहाँ पर हिंदी, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड की, तो और राजस्थान जीके भी आपके चल रही है। तो देखो, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अब आपके सामने 3 चीज़ें बची है। तो प्रक्षेपी परीक्षण में अस्पष्ट उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है, गलत है। अनुक्रिया स्वतंत्र होती है, तो ये भी गलत हुआ, क्योंकि यह नियंत्रित बता रखा है, तो ये दोनों गलत है। इस जो प्रक्षेपी परीक्षण है इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें अचेतन के विचारों को बाहर निकाला जाता है। जो विचार हमारे अचेतन में दबे रहते हैं, अचेतन मन में, उनको बाहर निकालने का कार्य प्रक्षेपी परीक्षण करते हैं। विकल्प 3 आपके 13वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन और दमन। तो देखो, किशोरों में संवेगों को नियंत्रित करने का जो सबसे अच्छा उपाय माना जाता है वो होता है साथियों शोधन या मार्गान्तीकरण। क्या होता है? शोधन या मार्गान्तीकरण किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। तो विकल्प 3 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, त्वरण का प्रयोग किया जाता है पिछड़े बालकों हेतु, मंदबुद्धि बालकों हेतु, सामान्य बालकों हेतु और प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो बताओ, त्वरण का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है ये भी साथियों। त्वरण का उपयोग जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 15 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16, प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है,
प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है और प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। तो बताइए 16वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर बताना है आपको। देखो प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ पर जो पहला विकल्प है कि भाई प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली है, तो वो तो समानता का सिद्धांत है, प्रत्यागमन का थोड़ी है साथियों। अब प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये तो व्यक्तित्व है, ये अलग प्रकार हो जाता है। यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है, मतलब चेंजेज उल्टा उसका, जैसे मंदबुद्धि की प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली की मंदबुद्धि। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। साथियों 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, विकास वातावरण व वंशानुक्रम की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होने वाली प्रक्रिया है। यह संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से और अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप घटता है। अंतः क्रिया किस किस के मध्य होती है, वातावरण और वंशानुक्रम के मध्य। तो साथियों यहाँ पर ये वैयक्तिक भिन्नता का भी नहीं है, बल्कि ये अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत है। अन्योन्य क्रिया का मतलब अंतः क्रिया से लिया जाएगा। विकल्प 4 आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक पक्ष जिसमें यह विश्वास की निर्जीव वस्तु में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में भी सक्षम होते हैं कहलाता है। आत्मकेंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, जीववाद और अमूर्त चिंतन। तो देखो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत में 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में एक चीज होती है कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, कि उनमें भी जीवन पाया जाता है। जैसे बालक के पत्थर से चोट लग जाती है तो वो पत्थर को मारने लगता है, जबकि पत्थर को मारने से कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये भी इसके भी लगेगी जब मैं इसको मारूंगा। तो साथियों यह जीवन जैसे गुण निर्जीव वस्तुओं में जो बालक समझता है वो जीववाद की प्रवृत्ति कहलाती है। विकल्प 3 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा अभिसारी चिंतन से संबंधित नहीं है। स्मृति, बुद्धि, सृजनात्मकता और तार्किक चिंतन। तो देखो अभिसारी चिंतन और एक और नाम सुना होगा आपने अपसारी चिंतन, तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती है साथियों। अभिसारी चिंतन समस्या के एक सही समाधान की ओर ले जाता है और इसका संबंध बुद्धि, स्मृति और तार्किक चिंतन से हो सकता है, लेकिन अपसारी चिंतन का संबंध किससे होता है साथियों, सृजनात्मकता से। तो यहाँ अभिसारी दे रखा है, तो अभिसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से नहीं है बल्कि अपसारी चिंतन का है। तो 19वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। 20वां प्रश्न है आपके, एरिक्सन के अनुसार बालक विद्यालय जाना किस अवस्था में आरंभ करते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, उपक्रम बनाम ग्लानि, समग्रता बनाम भग्नाशय और पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में जो सही उत्तर है विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1-1.5 वर्ष तक चलती है साथियों। तो 1-1.5 वर्ष में तो बालक विद्यालय जाना आरंभ करता नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वहाँ से ये प्रश्न है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रम और समग्रता बनाम भग्नाशय, तो ये तो अंतिम अवस्था है, ये भी आपका आंसर नहीं है। दूसरा या चौथा विकल्प। तो 20वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है साथियों वो रहेगा उपक्रम बनाम ग्लानि। ये आपके बाल्यावस्था की अवधि होती है साथियों 6 से 12 वर्ष के आसपास की, और यहीं पर बालक विद्यालय जाना शुरुआत में आरंभ करता है। तो 20वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 21वां प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की प्रक्षेपी विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है या आत्मनिष्ठ विधि है। तो देखो बाल अंतर्बोध परीक्षण की बात की जा रही है साथियों। CAT क्या कहा जाता है इसको, CAT इसको कहा जाता है। यह व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और आत्मनिष्ठ में आपके प्रक्षेपी विधियों में आती है। कौन सी विधियों में आती है, व्यक्तित्व मापन की यह एक प्रक्षेपी विधि है। तो फर्स्ट विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न सही करते हैं।
टारगेट कितने का रहेगा, कम से कम 120 से 130 के बीच में सही होना चाहिए साथियों। लेवल 1 का ये टेस्ट है, लेवल 2 का अलग से अपडेट करूंगा मैं यहाँ पर टेस्ट है। देखो लेवल 2 में एसएसटी के 60 प्रश्न अलग बना रखे हैं, नो टेंशन रखो बिल्कुल, आपके शाम को या कल सुबह 100% टेस्ट आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर फिलहाल अभी आप 90 प्रश्न हल कर सकते हो, ठीक है, लेवल 2 वाले। तो 22वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 22 है, उस अधिगम को क्या कहते हैं जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सकारात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन और संक्रियावाद। तो 22वें प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा, जिस अधिगम में ऐच्छिक अनुक्रिया मतलब हमारी इच्छा के अनुसार जो अनुक्रिया हम करते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, परिणामों द्वारा। कि अगर क्रियाओं का परिणाम अच्छा है तो अनुक्रियाओं को दोहराया जाएगा, नहीं तो नहीं दोहराया जाएगा। ऐसा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में होता है, जो कि B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो 22वें में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। साथ 23वां प्रश्न है, बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बिने के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो जो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत है साथियों, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत तो बिने ने दिया था, और बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने, और बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है, जबकि बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने और बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। तो दोनों को आपको याद रखना है स्पेशल रूप से, ठीक है, बहुतत्व थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि गार्डनर। विकल्प 2 आपके 23वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, उसको क्या कहते हैं। अनुकरण, मॉडलिंग, संज्ञानवाद और समूह परीक्षण। तो देखो सामाजिक अधिगम की जिस प्रक्रिया में बच्चा कैसे सीख रहा है, दूसरों का प्रेक्षण मतलब अवलोकन करके और उसका अनुकरण कर रहा है, तो साथियों इसको मॉडलिंग की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है। किसकी संज्ञा, मॉडलिंग की संज्ञा बंडूरा के द्वारा दी गई है। इस प्रकार का सीखना किसने बताया है, बंडूरा ने बताया है। तो विकल्प आपके 2 सही है 24वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने की 16 पेय प्रश्नावली किसने दी। आलपोर्ट ने, केटल ने, शेल्डन ने और बिने ने। तो साथियों यहाँ पर जो व्यक्तित्व मापन की एक विधि आती है जिसको कहते हैं 16 PA प्रश्नावली, इसका निर्माण RB केटल ने, रेमंड केटल के द्वारा किया गया था। साथियों इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, गिनती नहीं है, इतनी बार पूछा जा चुका है, मतलब पता नहीं, गिनती तो है, पता नहीं है कितनी बार पूछा जा चुका है, लेकिन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में इसको पूछते हैं। तो 25वें में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। 26वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार वह कौशल कौन सी अवस्था में विकसित होता है जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना। तो स्थूल पेशीय विकास, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था। साथियों 26वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीन पियाजे के अनुसार जिस कौशल की बात की जा रही है, मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की इसमें आवश्यकता होती है, जिसे टहलना। तो साथियों ये जो विकास है ये कौन सी अवस्था में विकसित हो जाता है, स्थूल पेशीय विकास के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर अवस्था तो नहीं दे रखी है, सिर्फ ये टहलना है, तो टहलना स्थूल पेशीय विकास से संबंधित है। बाकी प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसका सही आंसर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चनों में थोड़ी मिस्टेक है साथियों, तो बोनस के लायक आप इसको क्वेश्चन मान सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता और पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो उपलब्धि पूर्व अनुभवों में भी होती है, रुचियों में भी होती है और निर्देशन में भी होती है, लेकिन लिंग में विभिन्नता जो है कि कोई पुरुष है या फिर कोई स्त्रीलिंग है, तो साथियों ये कोई उपलब्धि थोड़ी है कि मैं पुरुष हूँ, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, ये कोई उपलब्धि नहीं आती है। अतः लिंग में विभिन्नता इसका सही उत्तर होगा। 27वें में सेकंड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में घंटी से लार का आना है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक
और अनानुबंधित अनुक्रिया। तो देखो घंटी से लार का आना, घंटी क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है साथियों, ठीक है। क्या है घंटी? अनुबंधित उद्दीपक। लेकिन घंटी से लार का आना, तो लार का आना क्या है? अनुक्रिया है। और अनुक्रिया कौन सी है? अनुबंधित या अनानुबंधित? अगर भोजन से लार का आना होता तो वो अनानुबंधित अनुक्रिया होती, और घंटी से लार का आना है तो वो अनुबंधित अनुक्रिया रहेगी, सी आर रहेगी साथियों। ये क्या रहेगी? सी आर, कंडीशनल रेस्पॉन्स। विकल्प 2 आपके 28वें प्रश्न में सही है। अब सेकंड लास्ट साइकोलॉजी का प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम हिंदी के चैप्टर को हल करने वाले हैं। तो 29वां प्रश्न है, बंडूरा का सिद्धांत आधारित है अनुबंधन पर, प्रेरणा पर, प्रेक्षण पर और कोई नहीं। तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो अपना सिद्धांत दिया गया है साथियों, इनका सिद्धांत प्रेक्षण पर आधारित है, अवलोकन पर आधारित है। इनके सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो बच्चा है वो चीज़ों को देखता है, उनका प्रेक्षण करता है, अवलोकन करता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो विकल्प 3 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब साइकोलॉजी का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हिंदी के 30 प्रश्नों को सोल्व करेंगे साथियों। तो चलिए 30वां और अंतिम साइकोलॉजी का प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि और साक्षात्कार विधि। तो सिगमंड फ्रायड का मानना था कि जो हमारी अचेतन मन की विशेषताएं होती है साथियों, इसको ज्ञात करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है स्वप्न विश्लेषण। व्यक्ति के स्वप्न का विश्लेषण करके आप अचेतन मन की विशेषताओं को जान सकते हो। तो विकल्प 3 आपके 30वें प्रश्न में सही है साथियों। चलिए भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। भाग 2 में हम हिंदी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखो भाग 2 पे हम आ चुके हैं। भाग 2 आपके भाषा पष्ट हिंदी का है साथियों। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण और शिक्षण के बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 31 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, हिंदी व्याकरण और शिक्षण के। तो जिनके भी रीट लेवल 1 में या रीट लेवल 2 में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो, उनके लिए ये उपयोगी रहेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। तो देखो पहला प्रश्न मतलब 31वां प्रश्न है आपके, ज्ञान शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। अब देखो कोई नहीं तो आपका आंसर होगा नहीं। हिंदी में अगर लिंग की बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग चलते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके स्त्रीलिंग होता है और एक होता है आपके पुल्लिंग। हिंदी की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर ज्ञान अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो ज्ञान अच्छा होता है, मतलब 31वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ेंगे। तो 32वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 32 है, साथी का बहुवचन शब्द होगा साथियाँ, साथियाँ, साथियों और साथियों। तो देखो जो साथी शब्द है इसका आपको बहुवचन बनाना है। तो साथियों अगर हम देखें साथी शब्द जो है साथी का साथिया नहीं होता है, यहाँ पर साथियाँ नहीं साथियों होता है। लेकिन साथियों में यहाँ ऊपर जो आपको ये इन दोनों में अंतर लग रहा है, यहाँ ये ऊपर बिंदु लग रहा है, तो ये वाला रहेगा या ये वाला, तीसरा या चौथा विकल्प। 32वें प्रश्न में राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 3, साथी का बहुवचन साथियों होता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं। अभाव शब्द का सही अर्थ है कम कीमत, कम वजन, कमी या उपलब्धि। तो देखो अभाव हम कहते हैं, हम अधिकतर कई बार अभाव शब्द का प्रयोग भी करते हैं। तो साथियों इस अभाव शब्द का प्रयोग हम किस जगह करते हैं? जहाँ पर हमें किसी चीज़ की कमी होती है। तो अभाव शब्द का अर्थ कम कीमत, कम वजन या उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि कमी होता है। विकल्प 3 आपके 33वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे आते हैं। तो चलिए 34वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 34, राम ने जीवन में शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण की थी। वाक्य में काल है अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो देखो प्रश्न संख्या 34 में काल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर ये पेपर बना के लाया हूँ साथियों। तो देखो राम ने जीवन में शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण की थी, ग्रहण कर ली थी मतलब भूतकाल, तो चारों ही विकल्प भूतकाल वाले हैं। अब क्या क्रिया अधूरी है? जी नहीं, क्रिया अधूरी नहीं है। तो क्या क्रिया अभी अभी हुई है? जी नहीं, बल्कि ये पूर्ण हुए इसको बहुत समय हो चुका है। तो यहाँ पर ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 4 34वें प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 35वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 35 है, सदन शब्द किसका पर्यायवाची है? घर का, परिवार का, समाज का और देश का। तो साथियों सदन शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? सदन का मतलब किससे लिया जाता है? अपना सदन हो सबसे सुहाना। सदन का मतलब घर से लिया जाता है साथियों, ठीक है। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 35 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ होगा, उत्तम होगा, अगला होगा या आगे होगा? तो अज्ञ जो शब्द है इसका विलोम आपको प्रश्न नंबर 36 में बताना है साथियों। इसका सही उत्तर देखते हैं तो पिछला का अगला होता है, अधम का उत्तम होता है। अब यहाँ पर पीछे का आगे होता है, लेकिन अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 36 में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। देखो कागज में आप राइट और गलत का निशान लगाते चलना और लास्ट में कमेंट करना कि 150 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो प्रश्न नंबर 37 है, जो क्षमा करने योग्य न हो के लिए एकल शब्द है? न क्षमा, अक्षम्य, अपराधी और अक्षुण्य। तो इनमें से एकल शब्द का चुनाव करना है। जो क्षमा करने के योग्य न हो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? देखो अपराध करने वाले को अपराधी कहा जाता है और जो क्षमा करने योग्य न हो उसको अक्षम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षम्य कहा जाता है। तो 37वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 38 है साथियों, नित्य बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा है? आप, मेरे, कपड़ा और सड़क। तो देखो नित्य बहुवचन जो सदैव बहुवचन में रहता है उस शब्द का चयन आपको प्रश्न नंबर 38 में करना है। तो साथियों सड़क, सड़क का तो सड़कों भी हो जाता है, सड़क तो एक वचन है। कपड़ा का कपड़े हो जाता है, ये दोनों बहुवचन नहीं है। आपके पास दो विकल्प बच रहे, आप और मेरे। तो इनमें से जो आप शब्द है ये सदैव बहुवचन में रहता है, ये नित्य बहुवचन शब्द है साथियों। 38वें में प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 39वां प्रश्न देखेंगे। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना और नाराज हो जाना। तो देखो आंखें फेर लेना जो मुहावरा है इसका आपको सही अर्थ बताना है साथियों। किसी और को चाहना नहीं होगा इसका आंसर, ना ही दूसरी तरफ देखना, बल्कि उदासीन हो जाना इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 में आंखें फेर लेना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है उदासीन हो जाना, मतलब कोई रिप्लाई नहीं देना एक तरह से। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 39 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 40वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 40, जातिगत शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है और बहुव्रीहि समास है। तो देखो जातिगत शब्द का समास विग्रह अगर हम करें तो जाति को गत, ठीक है, जाति को गत शब्द बनेगा। जातिगत कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर साथियों कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद में आपके संस्कृत के 61 से लेकर के 90 तक प्रश्न करवाए जाएंगे और साथियों उसके बाद और आगे पूरे 150 प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं। तो लास्ट में वापस कह रहा हूँ, कमेंट करके जाइए, लाइक शेयर जरूर करें। कम से कम इतनी मेहनत की जा रही है तो 5 जगह वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो ही शेयर करें साथियों। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध शब्द है निरीक्षण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो निरीक्षण को किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखा जाता है 41वें प्रश्न में आंसर बताना है साथियों। नी है प्लस इक्शन, नी में छोटी की मात्रा होती है तो बड़ी की मात्रा को वाले को हम हटा देते हैं। अब निरीक्षण में देखो नी प्लस इक्शन, तो इक्शन इस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात इसमें जो बड़ी की मात्रा लगेगी रे में और छोटी की मात्रा लगेगी न में। तो निरीक्षण इस प्रकार से लिखा जाएगा प्रथम विकल्प में जो है। 41वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अब आपके पास इसके बाद में 10 जून को मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा साथियों। जैसे 5 जून को मेगा टेस्ट ले लिया तो 10 जून को वापस मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। हर 5 या 6 दिन में आपके एक टेस्ट आ जाएगा मेगा टेस्ट। बीच बीच में तो 3-3 4-4 क्लासें तो मैं वैसे भी डाल रहा हूँ। तो चलिए 42वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, यथोचित शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो देखो यथोचित का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा यथा प्लस उचित। शब्द क्या बनेगा साथियों? यथोचित।
और यहाँ पर ओ की मात्रा लग रही है, गुण संधि का उदाहरण है, और गुण संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो आपके 42वें में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 43। साथियों 43वां प्रश्न है, आप बाजार जाइए, यह वाक्य अर्थ के आधार पर है। सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है और मिश्र वाक्य है। तो 43वें प्रश्न में थोड़ा सा देख लेना प्रश्न को, फिर आंसर देना आप। तो राइट आंसर बताओ प्रश्न नंबर 43 में कौन सा रहेगा। साथियों अगर आप सरल वाक्य के पे जा रहे हो तो आपका आंसर पूर्णतः गलत है। क्यों है? क्योंकि अर्थ के आधार पर सरल वाक्य जैसा कोई प्रकार ही नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर सरल वाक्य आपका आंसर नहीं होगा, तो मिश्र भी नहीं होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इच्छा बताई जा रही है, आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञा दी जा रही है, अर्थ के आधार पर ये आज्ञावाचक वाक्य का प्रकार है। 43वें में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 44 है, मुझे लगता है कि आप इस बार सफल हो जाओगे। यह वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को वापिस हम हटा देते हैं। देखो, मुझे लगता है कि आप इस बार सफल हो जाओगे, ये जो वाक्य है ये सरल या संयुक्त नहीं है, बल्कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। क्योंकि यहाँ पर की से वाक्य जुड़ा हुआ है और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो ओनली मिश्र वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। 15वां प्रश्न, किस समास में उपमेय उपमान संबंध बताया जाता है? अव्ययीभाव समास में, तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में या बहुब्रीहि समास में? तो देखो, उपमेय उपमान संबंध की बात की जा रही है। उपमेय उपमान संबंध तत्पुरुष या अव्ययीभाव में नहीं बताया जाता है साथियों, बल्कि कर्मधारय समास में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? कर्मधारय समास में। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है, सभी को पता होगा ये तो 45वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 46वां प्रश्न, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है क्या कहलाता है? विधेय, विस्तारक, वाचक और उपवाक्य। तो देखो, वाक्य में एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है साथियों? कर्ता। तो जो कर्ता के विषय में बताता है साथियों, मतलब जो उद्देश्य के विषय में बताता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको विधेय कहा जाता है। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताए उसको विधेय के नाम से जाना जाता है। विकल्प 1 आपके 46 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। तो 47वां प्रश्न है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर वह तूफान थमाता। यह वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोई नहीं को हम हटा देते हैं। यहाँ पर देखो, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर वह तूफान थमाता। यहाँ पर वाक्य न तो जुड़ रहे हैं ना ही आश्रित है, अतः ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। 47वें में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों 48वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ 47वें में थर्ड विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 48। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट एवं अतार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना और व्याकरण का सही उपयोग करना। तो प्रश्न संख्या 48 में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, अगर हम देखें तो लेखन कौशल से जो संबंधित नहीं है वो प्रथम विकल्प में दे रखा है साथियों। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है विषय वस्तु को स्पष्ट एवं अतार्किक रूप से संगठित करना। तो स्पष्ट रूप से संगठित तो किया जाता है, लेकिन स्पष्ट तो किया जाता है, लेकिन अतार्किक रूप से नहीं, तार्किक रूप से संगठित किया जाता है। अतः यहाँ पर जो 48वां प्रश्न है इसमें जो प्रथम विकल्प है यही आपके लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। बाकी के तीनों ही विकल्प लेखन कौशल से संबंधित है साथियों। तो प्रथम विकल्प 48वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 49 है, फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण विधि किंडरगार्टन में किंडर शब्द का अर्थ किससे संबंधित किया है? माली से, शिक्षक से, कक्षा से और बच्चों से। तो साथियों किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई है? अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। अब फ्रोबेल ने ये जो किंडरगार्टन विधि दी थी साथियों, इस विधि में यहाँ पर एक शब्द आता है किंडर। किंडर का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाता है साथियों? बच्चों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? बच्चों से लिया जाता है। आपके फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 49 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 50वां प्रश्न देखेंगे। जब शिक्षक पाठ पढ़ाते समय ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण की विधि कहलाती है।
भाषा संसर्ग विधि कहलाती है, निगमन विधि कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है या खंडान्वय विधि कहलाती है। देखो शिक्षक क्या कह रहा है कि पाठ पढ़ाते समय बच्चों को जो पाठ पढ़ा रहा है उस समय ही जो उसमें प्रयुक्त व्याकरण हो रहा है उनका ज्ञान बच्चों को करा रहा है। साथियों आगमन निगमन में तो अलग से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है और भाषा संसर्ग विधि में जिस प्रकार से प्रश्न किया रहा है उसी प्रकार से भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। तो 50वें प्रश्न में भाषा संसर्ग विधि प्रथम विकल्प आपके सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 50 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 51वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 51। रसानुभूति प्रदान करना किस शिक्षण में आता है? पद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, गद्य शिक्षण में और नाटक शिक्षण में। तो साथियों रसानुभूति प्रदान करना इनमें से व्याकरण में, नाटक में तो नहीं आता है, ना ही गद्य में आता है, बल्कि रसानुभूति का गुण आपके पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पद्य के अंतर्गत। जैसे रसानुभूति है, आपके भवानुभूति है, सौंदर्यानुभूति है, ये चीज़ें साथियों पद्य शिक्षण के अंतर्गत चलती है। अतः 51वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प पद्य वाला जो है यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे। 51 में प्रथम विकल्प सही है साथियों। तो चलिए 52 वह प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 52 है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। देखो अर्थ ग्रहण के कौशल का यदि आपको विकास करना है तो अर्थ ग्रहण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है साथियों? मौन वाचन के माध्यम से होता है। मन ही मन में जो हम वाचन करते हैं उसको कहा जाता है मौन वाचन, और इसमें बिना होठों को हिलाए हुए चीज़ों को पढ़ा जाता है और साथियों उसका अर्थ ग्रहण भी किया जाता है। और यहाँ पर यदि आपको अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास करना है बच्चों में तो मौन वाचन को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अतः 52वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेंगे साथियों, थर्ड विकल्प सही रहेगा मौन वाचन वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या 53 है, आपके विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में, दोनों में और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। अब बताओ 53वां प्रश्न कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? देखिए अगर हम विचारों की अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में तो हो जाती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी भी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है साथियों, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो जो विकल्प दे रखे होते हैं उसका ही चुनाव करना पड़ता है। अतः यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनमें विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 53 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 54वां प्रश्न देखेंगे। इकाई उपागम के प्रवर्तक इनमें से कौन है? H.C. मॉरिसन है, हर्बर्ट है, अरस्तु है और B.S. ब्लूम है। तो साथियों जो इकाई उपागम है इसके प्रवर्तक प्रश्न नंबर 54 में पूछा जा रहा है। तो इकाई उपागम के प्रवर्तक H.C. मॉरिसन, हेनरी क्लेव मॉरिसन को माना जाता है। किनको माना जाता है? H.C. मॉरिसन को माना जाता है साथियों। 24वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। 54वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। देखो हर्बर्ट की तो पंचपदी है, तो 55वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 55, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा देने की प्रणाली कौन सी है? स्वाध्याय विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है और डाल्टन विधि है। तो देखो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा देने वाली जो शिक्षण विधि है उसको कहा जाता है मॉन्टेसरी विधि, क्योंकि मॉन्टेसरी की समस्त विधियां किस पर आधारित होती है साथियों? ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होती है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 55 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 56वां प्रश्न देखेंगे। हालांकि किंडरगार्टन विधि भी पूर्णतः है बाल केंद्रित विधि है और इसमें भी ज्ञानेंद्रियों को के ऊपर बल दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः मॉन्टेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों का नाम आता है, तो इसीलिए सेकंड विकल्प 55 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्र पठन, संवाद पठन, नाटक पठन और कविता पठन। तो देखो और पढ़ो साथियों, देख करके पढ़ना पड़ता है। जैसे ऊपर आम का चित्र बना हुआ है, किसका चित्र बना हुआ है? आम का चित्र बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आ। तो देख करके यदि बच्चा पढ़ता है कि भाई ऊपर क्या है? आम है, तो नीचे आम लिखा हुआ है, तो देखो और पढ़ो विधि चित्र पठन पर आधारित होती है। 56वें में आपके जो प्रथम विकल्प है यही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कम से कम 5 जगह शेयर कीजिए साथियों। अगर अच्छा लगे तो आपको ये टेस्ट 150 प्रश्नों का टेस्ट है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर इस पर 20 से 25 हज़ार लोग भी इस टेस्ट को अटेंड करते हैं
तो निश्चित रूप से दूसरा टेस्ट भी बहुत जल्द लाऊंगा, और रेस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं मिलता है तो फिर छोटे छोटे टेस्ट ही चलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा ही नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलता है चीज़ों का, अगर मतलब निकलता है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ेंगे। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता और पूर्वाग्रह। साथियों, एक जो अच्छा मूल्यांकन होता है वो व्यापक होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है, उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, उसमें वैधता पाई जाती है, लेकिन पूर्वाग्रह ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होता है। कौन नहीं होता है? पूर्वाग्रह है। विकल्प आपके 4 57वें प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 58वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन सा दृश्य उपकरण है? दृश्य उपकरण है, दृश्य मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, वह उपकरण इनमें से कौन सा है? रेडियो, टेलीग्राम, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो प्रश्न नंबर 58 में राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों, रेडियो दृश्य उपकरण नहीं है, बल्कि रेडियो तो कैसा उपकरण है? एक श्रव्य उपकरण है। आकाशवाणी भी एक श्रव्य उपकरण है, और दूरदर्शन आपके श्रव्य दृश्य उपकरण है, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। लेकिन यहाँ पर जो टेलीग्राम है ये पूर्णतः एक दृश्य उपकरण के अंतर्गत आता है साथियों, सिर्फ इसमें दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। तो 58वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 59 की ओर। तो चलिए 59वां प्रश्न देख लेंगे। बालक में हीन भावना से बुद्धि बढ़ती है, बालक सामान्य रहता है, बालक पिछड़ जाता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखो, यदि बालक के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी साथियों, तो उससे बुद्धि बढ़ेगी थोड़ी, बल्कि बालक पिछड़ जाता है। क्या होता है इससे? बालक पिछड़ जाता है, क्योंकि उसमें हीन भावना जन्म ले लेती है। तो तीसरा विकल्प आपके 59वें प्रश्न में सही है। अब जो भाग 2 हिंदी हम कर रहे हैं, इसका हिंदी का अंतिम और 60वां प्रश्न जो है साथियों, उसको देख लेते हैं। इसके बाद भाग 3 में संस्कृत के प्रश्न पढ़ेंगे 61 से लेकर के 90 तक। तो चलिए हिंदी का अंतिम और 60वां क्वेश्चन देख लेंगे। शुद्ध वर्तनी का संबंध है उच्चारण से, वाचन से, आशु भाषण से और लेखन से। तो शुद्ध वर्तनी का संबंध इनमें से किस पर है? 60वें प्रश्न में सही उत्तर बताएं। साथियों, प्रश्न नंबर 60 में जो सही उत्तर है आपके, वो रहेगा विकल्प नंबर आपके प्रश्न नंबर 60 की बात की जा रही है। तो शुद्ध वर्तनी का संबंध यहाँ पर लेखन से रहेगा। किससे रहेगा? लेखन से रहेगा। वाचन मतलब पढ़ना, आशुभाषण बोलना, उच्चारण बोलना, इनसे शुद्ध वर्तनी का संबंध नहीं है, बल्कि लिखने से है। इनसे तो यहाँ पर शुद्ध शब्दों का उच्चारण करने से है। फोर्थ विकल्प आपके 60वें प्रश्न में सही है। ये आपके हिंदी और साइकोलॉजी का तो पार्ट कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट आपके संस्कृत का है साथियों। भाग 3 पर हम आ चुके हैं, जो कि आपके संस्कृत का पार्ट है। यहाँ पर 61 से लेकर के जो 90 प्रश्न हैं, वो आपको संस्कृत के देखने को मिलने वाले हैं। तो लेवल 1 के लिए तो बेहद ही उपयोगी है, लेवल 2 वाले भी इसको हल कर सकते हो। देखो, मैंने वापस बोल रहा हूँ मैं कि लेवल 2 का अलग से टेस्ट अपलोड किया जाएगा, या तो शाम को अपलोड कर दिया जाएगा या फिर कल सुबह अपलोड कर दिया जाएगा। साथियों, निश्चिंत रहिएगा, एसएसटी के 60 प्रश्न अलग से उसमें ऐड करके उस टेस्ट को मैं अपलोड करूँगा। तो देखो, यहाँ पर जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत हो या लैंग्वेज सेकंड संस्कृत हो, आप सभी के लिए ये चीज़ें बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए 61वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 61 में क्या पूछ रहा है आपसे? रामानुजम इत्यत्र कह संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। अर्थात ये जो रामानुजम शब्द है, इसमें कौन सी संधि है साथियों? तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अनुजम। क्या होगा साथियों? राम प्लस अनुजम बराबर शब्द बनेगा रामानुजम। इसमें ए प्लस ए का यहाँ पर योग हो रहा है, और ए प्लस ए का मिलान होता है तो उससे आ बनता है। और कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 61 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है, जग तय है इत्यत्र का विभक्ति है द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो ये जो जगतय है शब्द है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 62 में अगर हम देखें साथियों, तो जगतय है शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 62 में सही है। देखो, विभक्तियों से संबंधित आपके पात्रता परीक्षा में 100% प्रश्न आता है, इसलिए आपको विभक्तियाँ याद करनी ही पड़ेगी।
प्रश्न नंबर 63 है आपके, मैं कलम से पत्र लिखूंगा, अस्य वाक्यस्य अनुवाद है अस्ति। ये जो वाक्य है कि मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इसका अनुवाद क्या होगा साथियों? तो विकल्प है अहम कलमेन पत्रम लिखिष्यामि, दूसरा है अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, तीसरा है अहम कलमेन पत्रम लिखामि, और चौथा है अहम कलमेन पत्रम लिखानी। तो देखो मैं का तो क्या बन जाएगा, अहम बन जाएगा, लेकिन चारों ही विकल्प में अहम है। कलम का कलमेन, कलमेन मतलब कलम से या कलम के द्वारा, तो कलमेन बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पर चारों में ही। अब पत्र का पत्रम हो जाएगा साथियों, पत्र से मतलब सॉरी पत्र। अब लिखूंगा जो शब्द है इसका अनुवाद आपको करना है, क्योंकि अंतर सिर्फ लिखूंगा जो शब्द है इसके संस्कृत रूप में है। तो 63वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इस वाक्य का अनुवाद होता है अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि। विकल्प आपके दो सही है साथियों प्रश्न संख्या 63 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 64वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा। प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकारे वर्तते, लोट लकारे, विधि लिंग लकारे, लिरिट लकारे और लट लकारे। तो मतलब ये जो प्रदीयन्ते शब्द है साथियों, इस पद में कौन से लकार का प्रयोग हुआ है? ये लोट लकार का रूप है, विधिलिंग लकार का रूप है, लिरिट लकार का रूप है, या लट लकार का रूप है? तो 64वें प्रश्न में चाहे तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो आंसर देने के लिए। प्रश्न नंबर 64 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लट लकारे वर्तते। इसमें कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है? लट लकार का प्रयोग हुआ है साथियों। फोर्थ विकल्प 64वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। तो 65वां प्रश्न है, देशी पदस्य विलोम वर्तते, विदेही, विदेशी, विदिशा, सर्वाणी। देखो ये जो देशी शब्द है, देशी पद है, इसका आपको विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा? तो देशी का विलोम होता है साथियों विदेशी। क्या होता है? विदेशी होता है। देशी विदेशी, विदेही या विदिशा नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। कमेंट करके जाना 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखो ये टेस्ट तो लेवल फर्स्ट का है, लेकिन इसमें से 90 प्रश्न आप कर सकते हो लेवल 2 वाले। और कल जो मैं SST का टेस्ट डालूंगा साथियों, तो उसमें 90 प्रश्न तो यही रहेंगे हिंदी, साइकोलॉजी और संस्कृत के, और 60 प्रश्न अलग से SST के ऐड किए जाएंगे। तो आप डायरेक्टली अगर आप चाहो तो अगर इस टेस्ट को नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली वो 150 का कर लो, या फिर 90 यहाँ से कर लो और 60 कल कर लेना, ऐसा आप कर सकते हो। या मैं तो पूरा 150 प्रश्नों का डालूंगा। अब आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि भाई 150 में से आपका जो स्कोर है वो कितना बैठ रहा है। तो 66वां प्रश्न है, गति है इत्यत्र क है प्रत्यय है। मतलब गति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कितिन प्रत्यय लगा हुआ है, कत प्रत्यय लगा हुआ है, ति प्रत्यय लगा हुआ है, और न को अपि। इनमें से कोई भी नहीं, तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखिए गति शब्द में ति प्रत्यय नहीं है, आपको हिंदी के अनुसार नहीं संस्कृत में अलग प्रकार से चलते हैं प्रत्यय। अब कत या कितिन, तो साथियों गति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कितिन प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। कौन सा? कितिन प्रत्यय। विकल्प आपके एक सही है प्रश्न संख्या 66 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। तो 67वां प्रश्न देख लेते हैं। प्राप्ति है इत्यत्र क है उपसर्ग है, प्र, प्रा, प्राप और सर्वाणी। तो ये जो प्राप्ति शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रश्न नंबर 67। तो साथियों प्राप्ति शब्द में यहाँ पर प्राप, प्रा और प्र, इनमें से एक रहेगा, सर्वाणी तो रहेंगे नहीं। प्राप्ति शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है बल्कि प्र उपसर्ग है। प्र प्लस आपति शब्द क्या बनता है साथियों? प्राप्ति। तो इसमें विकल्प नंबर आपका जो 1 है 67वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 68 को देख लेते हैं। अत्युत्तमा इत्यत्र क संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये जो अत्युत्तमा शब्द है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? देखो अत्युत्तमा का अगर हम विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा अति प्लस उत्तमा। क्या होगा साथियों? अति प्लस उत्तमा शब्द क्या बनेगा? अति उत्तमा। तो यहाँ पर अति तो ई आ रहा है, यहाँ पर ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो वहाँ पर यण संधि होती है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 68 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 69 पर आते हैं। तो आपके 69वां प्रश्न, मनुते इत्यत्र क्रियापदे क है धातु, मह, मन, मान और माँ।
देखो ये जो मनुते, ये जो क्रियापद है इसमें कौन सी धातु है साथियों, धातु के बारे में आपसे 69वां प्रश्न पूछ रहा है। तो 69वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा मनुते इत्यत्र मन धातु वर्तते, इसमें मन धातु लगी हुई है। कौन सी धातु लगी हुई है, मन धातु। तो 69वें में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न है विहार वनम इत्यत्र समास विग्रह है, मतलब विहार वन का समास विग्रह आपको करना है संस्कृत में। तो विकल्पों को देखते हैं, विहाराय वनम, दूसरा है विहारम वनम, तीसरा है विहारस्य वनम और चौथा है विहारेण वनम। तो साथियों विहार वनम जो पद है इसका समास विग्रह होगा प्रश्न नंबर 70 में राइट आंसर होगा साथियों विहाराय वनम। क्या होगा, विहाराय वनम। विकल्प एक आपके 70वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। तो 71वां प्रश्न है सूत्रविदो सूत्राणाम मुख्योद्देश्यम किम, पारायणम, कथाकथम, उपदेश ज्ञानम, घटे समुद्र पूर्णम। तो साथियों अगर यहाँ पर बात करें, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद कर पाते हो तो बड़ी ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो, और इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी उत्तर देने में। देखो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4। कैसे है कि जो सूत्र विधि है उसमें जो सूत्राणाम मतलब जो सूत्र होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, पारायण करना, कथा कथन करना, उपदेश ज्ञान देना और घटे समुद्र पूर्णम। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा कथन है इसका सही अर्थ है घटे मतलब घड़ा, समुद्र पूर्णम मतलब गागर में सागर भरना। तो ये जो सूत्र विधि है, सूत्र विधि में जो सूत्र होते हैं साथियों इसका मुख्य उद्देश्य होता है गागर में सागर भरने का। चौथा विकल्प आपके 71वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 पे आते हैं। तो आपके 72वां प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 72। इचु यशा नाम रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कंटय है, दंतय है, तालव्य, ओष्टय है। तो साथियों इचु यशा नाम क्या होता है, तालु होता है। तो इचु यशा नाम तालव्य। विकल्प 3 आपके 72वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो अकु है विसर्ग नियाम कंटय होता है, लिरि तुलसा नाम दंता होता है साथियों, और उपबुद्धि नाम ओष्टय होता है, और इचु यशा नाम क्या होता है, तालव्य है। तो विकल्प आपके 3 72वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 73 है मृच्छ कटिकम पदाशस्य विच्छेदो अस्ति। ये जो मृच्छ कटिकम है इस पद का विच्छेद होगा मृद प्लस 6 कटिकम, मृत प्लस 6 कटिकम, मृत प्लस 6 कटिकम और मृत प्लस 6 कटिकम। तो साथियों 73वें प्रश्न में यहाँ पर मृच्छ कटिकम यहाँ पर व्यंजन संधि युक्त पद है, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो विकल्प नंबर 4 सही है। मृत प्लस 6 कटिकम, यहाँ पर तय 6 में बदल जाएगा और 6 किस में बदल जाएगा, 6 में बदल जाएगा साथियों, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 73 में सही है। मृत प्लस 6 कटिकम मृच्छ कटिकम पद का संधि विच्छेद होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं। 74वां प्रश्न है भूत बली है इत्यत्र समासो अस्ति, क्रमधारीय है, बहुव्रीहि, तत्पुरुषीय है, द्विगु है। तो साथियों भूत बली शब्द जो है इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो 74वें प्रश्न में अगर हम सही उत्तर देंगे तो इसका सही आंसर होगा भूत बली है इत्यत्र तत्पुरुषीय है समासो अस्ति, मतलब इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 74वें में आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। तो 75वां प्रश्न है अंतरा अंतरेण योगे विभक्ति भवती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, मतलब अंतरा अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों। तो प्रश्न संख्या 75 में राइट आंसर देना है। अंतरा अंतरेण के योग में अगर हम विभक्ति देंगे तो साथियों इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जहां पर अंतरा अंतरेण का योग होता है। सेकंड विकल्प आपके 75वें प्रश्न में सही है। देखो इसके नियम चलते हैं, जैसे अंतरांतरेण में द्वितीय विभक्ति लग रही है, उसी प्रकार अन्य कई सारे नियम चलते हैं साथियों कि इसमें प्रथमा लगेगी, इसमें तृतीय लगेगी, इसमें चतुर्थी लगेगी, इसमें पंचमी लगेगी, भय योगे वैसे बहुत सारी विभक्तियाँ नियम याद करने पड़ेंगे आपको इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ेंगे। 76वां प्रश्न है संस्कृतम पाठ्य पुस्तकानि लघु सिद्धांत कौमुदी रचनाकार क है, पतंजलि, पाणिनि महोदय,
कात्यायन महोदय और वरदराज आचार्य है। तो साथियों अगर हम देखें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 76 में राइट आंसर देख लेते हैं। तो साथियों 76वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके विकल्प नंबर 4, वरदराज आचार्य संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके रचनाकार है। मतलब इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, लघु सिद्धांत कौमुदी की वरदराज आचार्य के द्वारा। तो फोर्थ विकल्प आपके 76 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 पे आते हैं। आपके 77वां प्रश्न, ग्लेयम इत्यत्र प्रत्यय है, मतलब ग्लेयम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यत प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, यम प्रत्यय है और अनियर। तो साथियों नी निया नियम युक्त जो शब्दांत होते हैं वहाँ अनियर होता है, तो अनियर तो इसमें है नहीं। अब आपके सामने 3 विकल्प बच रहे हैं। 77वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। तो देखो कत में तय शेष रहता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। यम या यत, तो साथियों ग्लेयम में यम नहीं बल्कि यत प्रत्यय है। यम देखकर यम प्रत्यय नहीं करना है, इसमें यत प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प 1 आपके 77 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 पे आते हैं। तो चलिए 78 देख लेते हैं। कस्मिन् विधौ शिक्षकः सर्वप्रथम छात्राणां समक्षे विशिष्टानि उदाहरणानि उपस्थायति। निगमन विधि है, आगमन विधि है, समवाय विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। अब एक बार आप इसका आंसर बताइए, फिर इसका अर्थ करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ अगर मैं अर्थ कर देता हूँ तो उससे क्या होता है साथियों, एक चीज़ और देखना, आपके जितने क्वेश्चन हो रहे हैं ना यहाँ से, उससे 10 नंबर कम कर लेना मेन एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक तो आप बिना बोझ के मतलब निश्चिंत होकर के आप आंसर दे रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो यहाँ पर आंसर दे रहे हो तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, वहाँ आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो कम से कम 10 क्वेश्चन कम कर लेना आप, जितने आपके सही होते हैं। इतने क्वेश्चन हम एग्जाम में एग्जाम का दबाव जो होता है उसके कारण गलत कर देते हैं साथियों। तो जैसे 130 हो रहे हैं तो यूँ मानिए एग्जाम में 125-20 के आसपास से रहने वाले हो, अगर बिना दबाव के नहीं करोगे तो, और बिना दबाव के करोगे तो देखो यहाँ पर 78 में देखें तो किस विधि में शिक्षक सबसे पहले छात्रों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगमन विधि में। एक किस विधि में होता है साथियों ऐसा, जो आगमन विधि है इसमें ही शिक्षक बच्चों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके माध्यम से बच्चों के द्वारा ही निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं। तो 78 में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों, दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 79 पे आते हैं। तो यहाँ 78 में आगमन विधि सही रहेगा। 79वां प्रश्न, हर्बर्टीय पंचपदी प्रथम है सोपानम वर्तते, प्रस्तावना है, तुलना है, सामान्यकरण है, प्रयोगे है। तो साथियों 79 में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। जो हर्बर्ट की पंचपदी है इसका प्रथम सोपान कौन सा है दिए गए विकल्पों में से। तो साथियों तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग बाद में किया जाता है, पहले क्या किया जाता है साथियों, प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है ये हर्बर्ट की पंचपदी विधि का प्रथम सोपान है। प्रथम विकल्प आपके 79 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं। तो चलिए 80वां प्रश्न देखेंगे। श्रवण कौशलस्य साधनम नास्ति, आकाशवाणी, दूरवाणी, ध्वनि मुद्रण यंत्रम, पुस्तकम। तो 80वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। 80वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4, पुस्तकम। कैसे रहेगा कि श्रवण कौशल से, श्रवण कौशल का साधनम नास्ति, साधन नहीं है। तो आकाशवाणी भी श्रवण कौशल का साधन है, दूरवाणी भी श्रवण कौशल का साधन है, ध्वनि मुद्रण यंत्रम भी श्रवण कौशल का साधन है। लेकिन जो पुस्तकम है साथियों ये श्रवण कौशल का नहीं बल्कि ये तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 4 है 80वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 81, पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते, ज्ञानम, निमय, भाव, रस च और अभिनय है। तो देखो आपको 81वें प्रश्न में प्रश्न को समझ करके उत्तर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 81 में। देखो राइट आंसर देखे अगर हम तो पद्य शिक्षणस्य प्रमुखा विशेषता वर्तते, पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषता है कौन सी है, ज्ञान, नियम, भाव, रस और अभिनय। तो साथियों पद्य शिक्षण से जैसे कविता वगैरह इसमें आती है तो इसके अंतर्गत जो इसकी मुख्य विशेषता है वो भाव और रस है साथियों। भावानुभूति, रसानुभूति पद्य शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित होती है। थर्ड विकल्प 81 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर
82 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ थर्ड विकल्प आपके सही है। 82वां प्रश्न है सम प्लस दृश्य प्लस ल्यप कृदंत प्रयोगे संपश्य संदृश्य संदृश्य और संदृष्टवा। तो साथियों संदृष्टवा में तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पर ल्यप है प्रत्यय, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब आपके सामने तीन विकल्प है, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 82 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 82 में। देखो सम प्लस दृश्य, इससे संदृश्य प्लस ल्यप, तो साथियों इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपके संदृश्य। दूसरा विकल्प आपके 82 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। आपके 83वां प्रश्न है पितृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपमस्ति पित्रा पित्रम पित्रे पित्राय। तो पितृ जो शब्द है इसका चतुर्थी एकवचन रूप क्या रहेगा? 83 में राइट आंसर बताओ साथियों। पितृ शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप होगा पित्रे। क्या होगा? पित्रे होगा साथियों। आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 83 था इसमें विकल्प नंबर आपके 3 सही है। कौन सा विकल्प सही है 83 में? तीसरा विकल्प सही है साथियों। पितरे जो शब्द है ये पितृ शब्द में चतुर्थी एकवचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 पे आते हैं। तो आपके 84वां प्रश्न स है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खंजे है रिक्त स्थान उचित पूर्ति है करोति, रिक्त स्थान की उचित पूर्ति कीजिए, पादेन पादस्य पादात और पादम। तो साथियों यहाँ पर स है मतलब वह पैरों से लंगड़ा है, इस प्रकार से वाक्य होता है। तो स है पादेन खंजे इसका सही आंसर होगा, मतलब वह पैरों से कैसा है? लंगड़ा है। तो ये नांग विकार तृतीय विभक्ति, मतलब तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है साथियों। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 84 में सही है। मतलब शरीर के अंग विकार में अगर हम बात करें तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स है शीर्षा है खलवाट है, तो स है पादेन है खंजे है, इस प्रकार ये चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। यहाँ विकल्प नंबर आपका 1 सही है 84 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 को देख लेते हैं। 85वां प्रश्न है साथियों आपके व्यायामम पदे अस्मिने कति उपसर्गाः सन्ति, एक है, त्रय है, द्वे और उपसर्गाः न सन्ति, कोई उपसर्ग नहीं है। देखो ये जो व्यायाम शब्द है इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है साथियों, देखते हैं। इसके टुकड़े करके देखेंगे तो व्यायाम शब्द का निर्माण वी प्लस आ प्लस आयाम, वी प्लस आयाम। तो देखो आयाम, वी प्लस आ प्लस याम, मतलब इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो वी उपसर्ग लगा हुआ है और एक आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो द्वे इसमें तीसरा विकल्प जो है 85 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 86वें प्रश्न को देखेंगे। संज्ञे शक्ति कलो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये सुक्ति से संबंधित प्रश्न है। आपसे सुक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो धर्मय है, कार्य है, युगे है, वर्षय है। तो संज्ञे शक्ति कलो कार्य है, कलो विवर्षय, कलो धर्मय, कलो युगे। तो साथियों संज्ञे शक्ति कलो युगे ये सुक्ति होती है, न कि धर्मय कार्य वर्षय। विकल्प आपके जो 3 हैं 86 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 87वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे संस्कृत भाषायां कथित आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, भाषण कौशलस्य, व्याकरणं दक्षताया, लेखन कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य। तो प्रश्न संख्या 87 में जो सही उत्तर रहेगा, देखो संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में साथियों? संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसारण, मतलब जो हम कहकर या बोलकर के जो आदेश देते हैं उससे जो कार्य संपादन किया जाता है तो उससे किसका विकास होता है? तो बोल करके हम आदेश दे रहे हैं तो छात्र उसको क्या कर रहे हैं साथियों? सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं मतलब कौन से कौशल का विकास होगा? श्रवण कौशल का विकास होगा। तो श्रवण कौशलस्य 87 में बिल्कुल सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इसमें 87 नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 100% 87 ही सही है साथियों। 87 में 4th विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे। तो आपके 88 है द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकं वर्तते अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे,
पद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण है। अर्थात एक बार आप आंसर बताइए फिर इसका अर्थ बताएंगे। तो 88 में जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1, अनुवाद शिक्षण है। कैसे रहेगा कि जो द्विभाषात्मक पद्धति होती है ये किसमें आवश्यकता इसकी पड़ती है, तो द्विभाषात्मक पद्धति की या प्रविधि की आवश्यकता अनुवाद शिक्षण में पड़ती है साथियों। 88 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 पे आते हैं। तो आपके 89वां प्रश्न है, मानचित्र है कस्य अधिगमस्य साधन है अस्ति, मतलब मानचित्र अधिगम का कौन सा साधन है, तो दृश्य साधनम, श्रव्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधनम को अपि नास्ति, इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों मानचित्र अधिगम का कैसा साधन है, श्रव्य या श्रव्य दृश्य नहीं है बल्कि एक दृश्य साधन है। विकल्प 1 आपके 89 में सही रहेगा। अब संस्कृत का अंतिम और 90वां प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद में लेवल फर्स्ट का ये टेस्ट है। तो आपके 91 से लेकर के 120 प्रश्न मैथ्स के और 121 से लेकर के 150 तक के जो प्रश्न हैं वो पर्यावरण के रहेंगे साथियों। तो चलिए अंतिम और 90वां प्रश्न देखेंगे। मुख्यानि भाषा कौशलानि सन्ति पंचः नव त्रीणि चत्वारि। तो साथियों मुख्य भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। विकल्प आपके 4 90वें प्रश्न का सही उत्तर है। कौन कौन से, एक तो आपके श्रवण कौशल होता है मतलब सुनना, एक आपके उच्चारण मतलब बोलना कौशल होता है, एक आपके श्रवण उच्चारण, एक आपके पठनम कौशल मतलब पढ़ना और एक आपके होता है लेखनम कौशल मतलब लिखना। तो इस प्रकार 4 भाषाई कौशल होते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 90वें प्रश्न में सही है। तो चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं साथियों। पार्ट 4 जो कि आपके गणित का है, लेवल 1 के लिए सिर्फ देखो, लेवल 2 वाले इसको सोल्व कर सकते हैं, जिनके साइंस मैथ्स है वो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी लेवल 2 SST वालों के लिए पार्ट है नहीं, अलग से उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा पूरे 150 प्रश्नों का। तो भाग 4 गणित को हम करते हैं। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 है 10,25,09,300 को संख्या में लिखे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है। देखिए जब भी संख्या में लिखने की बात होती है तो आपको 00 लिख लेना है जहां तक आपके संख्या पहुंची है। तो 10 करोड़ तक आपसे लास्ट संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये संख्या आपके लिखी है। तो 10 आपके यहाँ पर लिखा जाता है साथियों। 25 लाख की बात की जा रही है तो 25 यहाँ पर आप लिख सकते हो। और 9,003 को आपको लिखना है। तो 10 करोड़ 25 लाख 9,003 को यदि हम लिखें तो 10, 25, 9,003 आपके ये संख्या लिखाई में आएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ 25 लाख 9,003 को आप विकल्प नंबर 4 में जो संख्या दी हुई है उस प्रकार से आप लिखेंगे। तो विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 1 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे हम आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 2 है आपके 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं में अंतर होगा। 96 का, 95 का, 86 का और 89 का। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है साथियों। अगर हम इसके अंतर की बात करें तो इसका अंतर 89 होगा। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है वो सही रहेगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी जो संख्या है उसमें अंतर कौन सा होगा, 89 होगा। तो विकल्प नंबर 4 आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर व चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल होगा 1100 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, यहाँ पर 1000 मीटर, 1000 वर्ग मीटर और 625 वर्ग मीटर। तो तीसरे प्रश्न में जो आंसर होगा इस प्रश्न को आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आपके 1000 वर्ग मीटर आना चाहिए। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 मतलब 93 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 मतलब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन का आपको चुनाव करना है। पहला कथन, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। तीसरा है प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। और चौथा है ऋजु कोण का माप 90 डिग्री होता है। तो आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। देखो ऋजु कोण का माप 90 डिग्री नहीं बल्कि 180 डिग्री होता है साथियों। तो ये कथन गलत है।
प्रत्येक किरण एक रेखाखंड भी नहीं होती है। अब यहाँ पहला या दूसरा विकल्प, तो चौथे प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये कथन क्या है साथियों? एक सत्य है। तो सत्य कथन का आपको चुनाव करना था, तो चौथे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक ब्याज को दर से उधार लिया, अगर 3 साल बाद 2750 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपया उधार लिया था? तो 5000 रुपया, 4000 रुपया, 6000 रुपया और 4500 रुपया। तो देखिए 15% यहाँ पर दर है साथियों, और 3 साल के लिए रुपए उधार लिए गए हैं, और उसका ब्याज सहित मूलधन उसका कितना होता है साथियों? मूलधन प्लस ब्याज सहित उसका मिश्र धन कितना होता है? 7250 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें तो उसका ब्याज निकालने के लिए दिए गए विकल्पों में से हमें संख्या उठानी पड़ेगी। तो मान लीजिए हम 5000 उठाते हैं। 5000 यदि उसका मूलधन है, उसका 15% यदि ब्याज लगता है साथियों, तो उसका 3 साल का कितना होगा? तो 0 से 0, 15 3 45, 45 को आप 50 से गुणा कीजिए। तो यदि हम 45 को 50 से गुणा करते हैं तो 0 5 5 25, 4 5 20, 2 22, 2250 रुपये उसका ब्याज निकलता है। 5000 मूलधन था, तो 5000 प्लस 2250, तो टोटल कितना हो जाता है? 2250, 0 5 2 7, तो 7250 आ रहा है। तो 7250 यहाँ पर वापस कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो मूलधन था वो कितना रुपया था साथियों? 5000 रुपया था। विकल्प 1 आपके 95 मतलब 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 5000 प्लस 5 इकाई प्लस 5 सैकड़ा प्लस 5 दहाई बराबर है 6555 के, 5655 के, 5555 के और 5955 के। तो देखो 5005 इकाई, तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न को देखें तो टोटल यहाँ पर 5000 तो सबसे पहले आ जाते हैं। 5 इकाई मतलब 5, 5 सैकड़ा मतलब 500 और 5 दाई मतलब 50। इनको जोड़ते हैं साथियों तो 5 5 5 5 मतलब 5555 आपका सही उत्तर होगा। तो 5555 किस विकल्प में दे रखा है? विकल्प नंबर 3 में दे रखा है। तो तीसरा विकल्प आपके सही रहेगा। 5005 इकाई 5 सैकड़ा 5 दाई किसके बराबर होगा? 5555 के बराबर होगा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, गीता ने एक घड़ी 34,600 रुपये में खरीदकर 10% लाभ पर सीता को बेच दी। सीता ने उसी घड़ी को 10% लाभ पर रमा को बेच दी। तो बताइए दोनों में से किसे अधिक लाभ मिला और कितना? तो गीता को 3460, सीता को 3806, गीता को 500 और सीता को 346। तो इस क्वेश्चन को भी हल करना पड़ेगा। देखो गीता ने 34,600 रुपये में घड़ी खरीदी थी और उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा साथियों? 10% लाभ पर। तो 0 0 0 0, अगर 346 को अगर 10 से गुणा करें तो यहाँ पर गीता को 3460 रुपये का लाभ हुआ था। अब यहाँ पर उसने सीता को ये घड़ी कितने में बेची साथियों? 34,600 प्लस 3460 को यदि हम जोड़े तो आपके होगा 38,060 रुपये। अब 38,060 रुपये होगा तो सीता ने भी 10% लाभ पर रमा को बेच दी थी। तो इसको निकाल के देखते हैं। 2 0 से 2 0। अब यहाँ पर 3806 रुपये है इंटू आपको यहाँ पर साथियों 3806 रुपये का लाभ हुआ है और गीता को कितना हुआ था? 3460 का। तो 3806 माइनस 3460 कर लेते हैं। 3806 माइनस 3460, तो देखो 6 का 6 रहेगा, 10 में से 6 हुआ तो 4 रहेगा आपके। यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 तो 3 और यहाँ पर 0 साथियों। तो मतलब आपका जो ये जो विकल्प होगा 346, तो मतलब सीता को कितना रुपए का लाभ हुआ साथियों? 346 रुपये अधिक का लाभ हुआ। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। 346 वाला सीता को ये लाभ हुआ गीता से अधिक। तो 7वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, संख्या 1 2 3 4 5 9 0 8 में 4 9 व 8 के स्थानीय मानों का योग बराबर होगा 4 0 9 0 0 8 के बराबर, 4 0 0 9 0 8 के बराबर, 4 0 9 0 8 के बराबर और 4 9 0 0 8 के बराबर। तो देखो अगर इस संख्या में हम स्थानीय मान देखें तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा साथियों? इकाई 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 मतलब 4 का स्थानीय मान 4000 होगा, 9 का स्थानीय मान 900 होगा और 8 का स्थानीय मान 8 होगा साथियों। तो 8 0 9 4 4908, 4908 किस में दे रखा है?
देखो 4000 क्या सॉरी 1 2 3 4 40,000 इस रहे में रहेगा, तो 40,908 इसका सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 में जो बिल्कुल सही दे रखा है, तो 8वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 में रहेगा साथियों। 40,908 रुपये का यहाँ पर स्थानीय मानों का योग रहेगा, तो विकल्प 3 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। मोहन ने 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से इन्हें बेच देता है, तो इसका प्रतिशत लाभ बराबर है 10%, 11%, 20% और 21%। तो मोहन ने 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचे साथियों, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसका लाभ प्रतिशत आप यदि निकाल के देखोगे तो 8वें प्रश्न में जो सही आंसर आपके आता है साथियों वो 11% रहेगा। कितने परसेंट रहेगा साथियों? 11%। तो विकल्प नंबर आपके 2 प्रश्न संख्या 89 मतलब 9वें प्रश्न में सही है। क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, तो देखो 10वां प्रश्न देखते हैं। आपके अगला प्रश्न है, पानी और शर्करा के 6 लीटर के मिश्रण में 30% शर्करा है। यदि 3 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत होगा 20%, 30%, 90% और 80%। देखो 6 लीटर का मिश्रण है साथियों, 6 लीटर मतलब 6000 मिलीलीटर यहाँ पर मिश्रण है। इसमें 30% क्या है? शर्करा है, तो 6 × 1800 यहाँ पर मतलब 1800 ml क्या है साथियों? पानी है। और सॉरी 1800 ml क्या है यहाँ पर? शर्करा है और बाकी का पानी है। तो 6000 में से 1800 कम किए तो 4200 आपके क्या रहेगा साथियों? पानी, और 1800 क्या रहेगा आपके? शर्करा रहेगी। देखो अगले यहाँ पर अगर हम देखें इस मिश्रण में यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया है, 3 लीटर पानी और मिला दिया मतलब 4200 प्लस 3000, तो 0 0 2 4 3 7 7200 ml यहाँ पर पानी है और 1800 ml यहाँ पर क्या है साथियों? शर्करा है। तो 7200 प्लस 1800 को यदि हम जोड़े तो 0 0 0 8 2 10 7 2 9 1 10 7 1 8 और 1 9 9000 ml यहाँ पर मतलब 9 लीटर यहाँ पर टोटल घोल हो जाएगा। इसमें 1800 ml क्या है साथियों? 9000 ml में से 1800 ml क्या है? शर्करा है। तो यहाँ पर पानी का प्रतिशत पूछा है, तो 9000 का 1% कितना होता है साथियों? 9000 का 1% होता है 90। तो 90 में यदि हम 1800 को भाग दें तो 90 में हम 9000 में सॉरी 90 में क्या 9000 में यदि हम 1800 को भाग दें तो यहाँ पर 1 ml 90 आ रहा है, तो 90 में आप 90 का भाग 1800 में दे सकते हो। तो 0 का 0 9 दूनी 18 मतलब 20% यहाँ पर पानी है और 80% 20% यहाँ पर शर्करा है और 80% क्या है? पानी है। पानी का प्रतिशत पूछा है तो 80% चौथे विकल्प में बिल्कुल सही दे रखा है। आपके प्रश्न नंबर 10 में चौथा ही विकल्प सही रहेगा। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 256 सेमी है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 54 सेमी है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई में अंतर बताइए। 20 सेमी, 40 सेमी, 30 सेमी और 50 सेमी। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, एक बार आप प्रश्न को हल कीजिए। अगर प्रश्न का आंसर सही नहीं निकलता है साथियों दिए गए विकल्पों में से, तो इस प्रश्न पर आपको बोनस दिया जाएगा। वैसे 11वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर अगर निकल के आता है तो वो 30 सेमी निकल के आएगा। अगर 30 सेमी नहीं निकल के आता है तो प्रश्न बोनस के लायक है साथियों ये प्रश्न 11वां प्रश्न। नेक्स्ट अगले 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 में जिस प्रकार से पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको इस सवाल को सोल्व करना है साथियों। अगर हम देखें तो हमें x और y की जगह यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है इसको आपको रखना है साथियों। तो एक बार आप संख्या रखकर देख लीजिए ताकि आपका जो आंसर है वो क्लियर हो सके साथियों। प्रश्न संख्या 12 में जो सही उत्तर होगा वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। यहाँ पर x का मान जो है वो 5 रहेगा और y का मान 8 रहेगा। जिसे 9x की जगह 5 आएगा 7 6 और y की जगह कितना आएगा साथियों? 8 आएगा। तो 8 6 यहाँ पर सॉरी x की जगह कितना आएगा? 5 आएगा। तो 6 5 के बाद में 6 और y की जगह आएगा आपके 8
और 9 का 9। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें 16 में से 9 गए तो 9 में से 16 में से 9 गए तो 7 बचेंगे और यहाँ बचे 6। 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे और यहाँ बचे 4। 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे। यहाँ बचे 8। 8 में से साथियों यहाँ पर 5 गए तो कितने बचेंगे साथियों? 3 बचेंगे। 3 8 8 7। तो देखो 3 7 और y का मान कितना है साथियों? 8 है। तो इस प्रकार से आपके तीसरा विकल्प इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न साथियों, 13वां प्रश्न देखेंगे। कक्षा 8 में कुल छात्रों की संख्या 1 से है। यदि एक छात्र के अंक 45 के बजाय 85 लिख दिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 10 20 30 और 40। देखो एक बार वीडियो को आप रोक सकते हो चाहो तो प्रश्न संख्या 13 में। साथियों 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा, एक बार आप अच्छे तरह से प्रश्न को सोल्व कर लीजिए क्योंकि टाइम लगेगा। कक्षा 8 में कुल छात्रों की संख्या 1 से मतलब कुल छात्रों की संख्या हमें पता नहीं है। यहाँ पर 45 के बजाय 85 अंक लिख दिए जाते हैं तो मतलब अंकों में वृद्धि कितनी हुई साथियों? 45 माइनस 85 कर लेते हैं। 0 8 में 4 गए तो 4 मतलब 40 अंकों की वृद्धि हुई है। औसत में 2 की वृद्धि हुई मतलब एक छात्र के बदले 2 की वृद्धि हुई तो यहाँ पर टोटल 40 अंकों की वृद्धि हुई। तो 40 में आप 2 का भाग देकर भी इसका आंसर निकाल सकते हो। मतलब इसका आंसर कितना रहेगा साथियों? 20 रहेगी। तो यहाँ पर दिए गए जो विकल्प है उसमें यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी है साथियों? 20 है। आप चाहो तो इसका पुनर्निरीक्षण भी कर सकते हो, जैसे कुल छात्रों की संख्या 20 है। यहाँ पर 45 के बजाय 85 लिखने पर औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। अब आपको इसका आंसर यहाँ पर दूसरे विकल्प से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो 14वां प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज की 6 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है 36 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और 50 डिग्री। तो साथियों 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर रहेगा। देखो यहाँ पर समबाहुभुज है तो यहाँ पर समबाहुभुज की 6 भुजाएं साथियों, तो यहाँ पर 6 भुजाओं का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो मतलब साथियों प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा? छक्का का 36 तो मतलब 60 डिग्री। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा आपके 60 डिग्री। 14वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, 5 दिन में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों के सेकंडों की संख्या के 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे और 4 घंटे। तो 15वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर 5 दिन में मिनटों की संख्या एक बार निकाल के देखते हैं। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं? देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं साथियों, 24 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 × 60 आपके कर सकते हो, जैसे 24 × 60। तो देखो 0 की 0 6 6 को 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 मतलब एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर 5 दिन में कितने मिनट होंगे साथियों? 0 की 0 4 पंजे 20 की 0 हासिल 1 सूर्य हासिल 2 5 चौके 20 20 2 22 5 एकम 5 5 2 7 मतलब 7200 यहाँ पर क्या रहेंगे साथियों? मिनट रहेंगे। तो निम्न घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर रहेंगे। तो 7200 मिनट किस घंटे के सेकंडों की बराबर रहेंगे? अगर 4 घंटे की अगर हम बात करें तो 4 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं साथियों। और यहाँ पर 4 घंटों की बात की जा रही है साथियों। तो 4 घंटों में कितने सेकंड रहेंगे? तो 4 घंटों की बात करें तो यहाँ 0 0 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 3 चौक 12 और 13। तो यहाँ पर यह आपका आंसर नहीं रहेगा साथियों। यहाँ पर अगर हम देखें तो निम्न घंटों के सेकंडों की संख्या के बराबर। तो साथियों 5 घंटों की देखें तो 5 घंटों में अगर 5 घंटों में देखें साथियों तो इसमें भी ज़्यादा सेकंड रहेंगे। आपको दूसरा विकल्प देखना चाहिए। 2 घंटे में दूसरा विकल्प क्या चौथा विकल्प देखना चाहिए। 2 घंटे में देखो 120 मिनट होते हैं साथियों और 120 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 0 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 कम 6 1 7 मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। 7200 यहाँ पर सेकंड आ रहे हैं। तो जो 5 दिन में मिनटों की संख्या है वो 2 घंटे के सेकंडों की संख्या के बराबर रहेगी। विकल्प नंबर आपका 4 15वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? जिस विकल्प में यहाँ पर आपको सही लग रहा है प्रश्न संख्या 16 में, उसका आपको चयन करना है। साथियों, पहला विकल्प है -5 बड़ा है -4 से, तो ये गलत है क्योंकि -4 बड़ा है। 4 बराबर 6 है, तो ये भी गलत है क्योंकि 4 और 6 में तो अंतर होता है। यहाँ पर 16 नहीं 15 बड़ा है, ये भी गलत है। तो मतलब तीसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न संख्या 16 में। ये जो -5 है ये छोटा है -2 से, तो बिल्कुल तीसरा विकल्प ये आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो? मतलब 10 का, 12 का, 15 का और 18 का भाग जाना चाहिए 3600, 2500, 1600 या 900 में। तो देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या तो 30 × 30 बराबर 900 पूर्ण वर्ग संख्या है साथियों। अब 900 में हम इन चारों का भाग दे के देख लेते हैं। अगर हम 900 में 10 का भाग दे तो 90 बार जा रहे हैं, मतलब ये तो आपका आंसर आ रहा है। फिर 900 में 12 का भाग दे साथियों, किसमें? 900 में 12 का भाग दे तो जा रहा है क्या? 12 छंगे 72, 12 सतह 84, तो 84 का 84, 6 बच रहे हैं। 12 पंजे 60, इसमें भी जा रहा है साथियों, 10 12 हो गए। फिर 900 में अगर 15 का भाग दे तो 900 में 15 का भाग जा रहा है क्या? 15 छंगे 90, तो मतलब 60 बार जा रहा है, तो ये भी ठीक है, यहाँ तक हो रहा है। और 18 पंजे 90, मतलब यहाँ पर 18 का भाग 900 में जा रहा है। तो बिल्कुल 900 ही वो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 10, 12, 15 और 18 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही रहेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 18वां और 19वां प्रश्न यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। देखो 19वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 20वां प्रश्न। यहाँ पर 18वां और 19वां तो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूटा है। तो 20वां प्रश्न, गणित की उन्नति व तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। कथन गणित के कौन से मूल्य से संबंधित है? गणित का सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य और अनुशासनात्मक मूल्य। तो 20वें प्रश्न में अगर हम देखें, जो गणित की उन्नति होती है तो उससे देश की संपन्नता से वो उन्नति और वृद्धि संबंधित होती है साथियों। इसमें नैतिकता, कलात्मकता या अनुशासनात्मक मूल्य प्रदर्शित नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें सामाजिक मूल्य प्रदर्शित हो रहा है। तो 20वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है गणित का सामाजिक मूल्य से ये संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 21, नए प्रकरण जो प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को कहते हैं। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और आदर्श वाचन। तो 21वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। तो देखो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी नया टॉपिक हो, नया प्रकरण हो, वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में जो प्रस्तुत सामग्री की जाती है साथियों, कक्षा कक्ष में जो प्रस्तुतियाँ की जाती है उसको प्रस्तावना कहते हैं, क्योंकि प्रस्तावना का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। और छात्रों को अगर ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो हम जानते हैं, तो उस चीज़ में वो ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो अतः 21वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है प्रस्तावना वाला, यही आपके सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन विधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। साथियों मूल्यांकन हम क्यों कहते हैं? मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके जो निर्धारित उद्देश्य, उन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, यह जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तब मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होगा? उद्देश्यों से होगा। तो आपके 22वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न देख लेंगे। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से विकल्प से हटा दीजिए। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री मानी जाती है वो प्रत्यक्ष अनुभव होती है। देखो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब जो चीज़ हमारे सामने होती है, जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम करते हैं साथियों, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 23वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो 24वां प्रश्न,
वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और सभी। तो देखो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें विश्वसनीयता पाई जाती है, उनमें वैधता पाई जाती है, उनमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है इनकी विशेषताओं में आता है। तो 24वें में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है गणित विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है और मानव जीवन का विज्ञान है। तो देखो गणित शिक्षा का, स्थान का विज्ञान नहीं है, बल्कि गणित को क्या माना जाता है साथियों, गणनाओं का विज्ञान। किसका विज्ञान? क्योंकि गणित में गणना की जाती है, अतः गणित को गणनाओं का विज्ञान माना जाता है। 25वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26वां प्रश्न है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहे हैं? रॉजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने और रसेल ने। तो साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो द्वार एवं कुंजी से संबंधित कि भाई द्वार किससे खुलता है, कुंजी से खुलता है, मतलब ऐसा आप याद रख सकते हो। ये जो कथन है ये रॉजर बेकन के द्वारा कहा गया है। 26वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखो 90 क्वेश्चन के बाद में गणित के क्वेश्चन आपके 1 से चालू हुए हैं। तो यहाँ पर 27वां प्रश्न है गणित की जिस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन और निगमन। तो 27वें प्रश्न में अगर हम सही आंसर देखें तो गणित की वह विधि जिसमें हम सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं उसको कहा जाता है निगमन विधि। क्या कहा जाता है साथियों? उसको निगमन विधि कहा जाता है। आपके चौथा विकल्प सही है। जबकि आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से नियम या सूत्र निकाले जाते हैं। तो चलिए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फोर्थ विकल्प आपका सही है। आपके प्रश्न नंबर 28 सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण में और विश्लेषण विधि में। साथियों पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना यह आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है, जबकि सामान्य से विशिष्ट की और जो सिद्धांत है ये निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। तो आपके 28वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प ही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। साथियों 29वें प्रश्न में रेट में आया हुआ प्रश्न है, मानसिक और व्यवहारिक दोनों को सही माना गया है, बट यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो रहेगी व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक होता है। थर्ड विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब जो चौथा पार्ट है इसका अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो अंतिम और 30वां प्रश्न है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। साथियों गणितीय गणना में गति प्राप्त यदि छात्रों को करना है तो सबसे बेस्ट रहेगा अभ्यास। साथियों यदि अभ्यास छात्रों का अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से वो गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास ही करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाव से सिर पर परत निशान। तो इस प्रकार ये होता है कि अभ्यास से कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। अतः गणितीय गणना में गति प्राप्त करने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। तो आपके 30वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। ये आपके 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। साइकोलॉजी के 30 प्रश्न कर लिए, आपके हिंदी के 30 प्रश्न कर लिए, आपके जो संस्कृत है उसके 30 प्रश्न कर लिए और आपके मैथ्स के भी 30 प्रश्न कर लिए साथियों। तो 5वें और अंतिम भाग पर बढ़ते हैं जिसमें आपको पर्यावरण के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए अंतिम और 5वां पार्ट देख लेते हैं। तो देखो भाग 5 पर्यावरण पे हम आ चुके हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 121 से लेकर के 150 प्रश्न तक पर्यावरण आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा आपके प्रत्येक 5 दिन में मेगा टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा। निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा की तैयारी यहाँ पर निःशुल्क आपको करवाई जाएगी साथियों। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है मतलब इस प्रश्न का नंबर 121 से चालू होता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 121 या पहला प्रश्न आप इसको मान सकते हो। तो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान कब भरी थी? 1997, 96, 98 न 99 में। साथियों यहाँ पर जो पहले प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 1997 में उड़ान भरी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। विकल्प 1 आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 121 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 पे आते हैं। तो 122वां या सेकंड प्रश्न पर्यावरण का कह रहा है
कि कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, राजसमंद में या उदयपुर में। तो साथियों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है यह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 या 122वें में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद जिले में स्थित है वर्तमान में। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को और 31 मई को। साथियों यहाँ पर पृथ्वी दिवस की बात करें तो 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष की 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, प्रत्येक वर्ष की 22 अप्रैल को। तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी और रिकेट्स। साथियों विटामिन बी की कमी से जो रोग हमें हो जाता है वो आपको प्रश्न नंबर 4 में बताना है। तो देखिए चौथे प्रश्न में आपके जो सही आंसर है, विटामिन बी की कमी से हमें बेरीबेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है साथियों, बेरीबेरी। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, सौर मंडल में पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति है या शनि है। साथियों सौर मंडल की बात करें तो ये जो सूर्य है इसके पास में आपके बुध ग्रह है, इसके बाद में आपके बुध के बाद में जो ग्रह आता है उसके बाद में जो पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। तो देखो यहाँ पर जो सौर मंडल में पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह हैं, 2 ग्रह, एक तो आपके मंगल है और एक आपके शुक्र है। तो मंगल तो विकल्प में है नहीं, तो अतः आपके प्रश्न नंबर 5 में जो शुक्र ग्रह है यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा है, पौधे, पशु, नदियाँ और मानव। तो साथियों पर्यावरण के 2 घटक पाए जाते हैं, एक तो आपके जैविक घटक होता है और एक आपके होता है अजैविक घटक। जैविक घटक वह होता है जिसमें जीव पाया जाता है, अजैविक घटक में जीव नहीं पाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर नदियाँ, मानव, पशु और पौधे, इनमें अजैविक घटक आपको बताना है। तो पौधों में भी जीव पाया जाता है, पशुओं में भी जीव पाया जाता है, मानव में भी जीव पाया जाता है। अतः ये पर्यावरण के कौन से घटकों में सम्मिलित होते हैं, जैविक घटकों में सम्मिलित होते हैं। जबकि जो नदियां हैं साथियों ये पर्यावरण के अजैविक घटकों में सम्मिलित होती है। कौन से घटकों में, अजैविक में। जैसे मृदा है आपके, मृदा भी अजैविक घटकों में, मृदा है साथियों, पत्थर वगैरह है, ये अजैविक घटकों में आते हैं जिनमें जीव नहीं पाया जाता है। तो छठे प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, लेक किलर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है लेक किलर, ग्लोबल वार्मिंग को, ओजोन श्रेय को, अम्ल वर्षा को या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि को। तो दिए गए विकल्पों में से जिसको लेक किलर कहा जाता है उसका चुनाव आपको 7वें प्रश्न में करना है। साथियों प्रश्न नंबर 7 में जो सही उत्तर है वो है एसिड जो रेन होती है, अम्ल वर्षा जो होती है, इसको ही लेक किलर कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अम्ल वर्षा को लेक किलर के नाम से जाना जाता है। तो 7वें प्रश्न में आपके जो 3rd विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों, आपके तीसरा विकल्प। चलिए 8वें प्रश्न को देखेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न है, भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, बर्मा बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो साथियों भारत के बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है, हॉट स्पॉट की बात की जा रही है। 8वें प्रश्न में जो सही है, पश्चिमी घाट भी भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है, पूर्वी हिमालय भी, हिमाचल भी आता है, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी इस हॉट स्पॉट भी आता है, मतलब उपयुक्त सभी। चौथा जो विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र का पालन करती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और इनमें से सभी। तो सभी को आप हटा दो क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती है। तो पहला दूसरा विकल्प गलत है, तो चौथा भी गलत है। साथियों पर्यावरण अध्ययन में जो आगमन विधि है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका पालन करती है। 9वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे।
प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए? व्याख्यान विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, खोज विधि द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हटा दो साथियों। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है। इसमें व्याख्यान विधि द्वारा छात्रों को पर्यावरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि छात्रों को खेल विधि के द्वारा पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की रुचि किसमें होती है साथियों? खेल में होती है। तो खेल विधि आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 10 में, यह आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। अनुसंधान विधि का आविष्कार किसने किया? डाल्टन ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ब्लूम ने और जॉन ड्यूवी ने। साथियों, जो अनुसंधान विधि है जिसको हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? खोज विधि के नाम से, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। इस विधि का आविष्कार H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 11वें का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 12। राजस्थान को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? 1996 में, 76 में, 86 में और 87 में। तो आप एक विकल्प को तो बड़ी आसानी से हटा सकते हो, क्योंकि 76 दे रखा है। अब राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नाम है उसको 86 है, तो 76 में कैसे लागू होगा साथियों? ये जो राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986, यह राजस्थान में 1987 में लागू हुआ था। कब वो लागू हुआ था साथियों? 1987 में। चौथा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। तीसरा है दहेज प्रथा तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। और चौथा है दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो देखो, एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, दहेज प्रथा सामान्य बात नहीं होती है साथियों। ना ही बाल श्रम सामान्य बात होती है, ना ही बाल श्रम शहरों में सामान्य बात होती है, बल्कि दहेज और जो बाल श्रम है इन दोनों को ही सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत रखते हैं। अतः विकल्प नंबर आपका जो 3 है 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जालौर, भीलवाड़ा, नागौर और सवाई माधोपुर। तो इनमें से राजस्थान के उस जिले का चयन करना है जो कि वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। 14वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा साथियों वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। तो 14वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 15वां प्रश्न है, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण है? बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना, परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना और परिवार का बड़ा होना और सभी। तो देखो, परिवार पहले भी बड़ा हुआ करता था, इसकी वजह से संयुक्त परिवारों का विघटन नहीं होता था। ना ही परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण है साथियों, क्योंकि परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता पहले भी होती थी। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न नंबर 15 में बच्चों को अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाना संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण बनता है। 15वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है, इनमें से असंगत है। असंगत मतलब जो गलत है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल सेब, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय पशु बाघ। साथियों, राष्ट्रीय पशु बाघ ही है सही। यहाँ पर चौथा विकल्प में बता रखा है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, लेकिन राष्ट्रीय फल सेब नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय फल का दर्जा किसको दिया गया है? आम को दिया गया है। तो विकल्प नंबर आपका जो दूसरा है, 2वां जो विकल्प है ये क्या है? असंगत है। राष्ट्रीय पुष्प कमल ही है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, आपके प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को, या सबसे पहले दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को। तो ऐसा तो है नहीं कि जिसने सबसे पहले दावा प्रस्तुत कर दिया वही प्रधानमंत्री होगा साथियों, बल्कि राइट आंसर है जो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत से जीतती है उस बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18 है,
वनोन्मूलन का दुष्परिणाम नहीं है। मृदा अपरदन में वृद्धि, वर्षा में कमी, जीव जंतुओं की संख्या में कमी और स्वच्छ वातावरण। तो देखो, वनोन्मूलन का मतलब वनों की कटाई से लिया जाता है। किससे लिया जाता है साथियों? वनों की कटाई से। यदि वनों की कटाई हम करेंगे तो उससे मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, वर्षा में कमी होगी, जीव जंतुओं की संख्या में कमी होगी, लेकिन उससे स्वच्छ वातावरण में भी कमी होगी, न कि स्वच्छ वातावरण में बढ़ावा होगा साथियों। क्योंकि वनों को काटने पर स्वच्छ वातावरण थोड़ी आगे बढ़ेगा, बल्कि जो प्रदूषण है वो आगे बढ़ेगा। तो आपके 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, चैत्र में, बैसाख में और भाद्रपद में। साथियों, हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताना है 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है कि जो छोटी तीज का त्योहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो 19वें प्रश्न में आपका राइट आंसर है श्रावण, जिसको नॉर्मली गाँवों की भाषा में सावन भी कहा जाता है। साथियों, सावन में ही छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न, सड़क के नियमों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन, सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं। सड़क के बीच चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्टॉप लाइन के पहले रुकना चाहिए। तीसरा है अपने आगे चलने वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। और चौथा है अस्पताल आदि स्थानों के पास हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि अत्यावश्यक नहीं हो। तो सड़क सुरक्षा संबंधी जो नियम हैं, 3 विकल्प ऐसे हैं जो कि सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित सही है, लेकिन एक विकल्प गलत है। तो उसी गलत जो विकल्प है उसका आपको चयन करना है। साथियों, विकल्प नंबर 1 आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सड़क पर जब भी जरूरत हो यू टर्न ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर ही यू टर्न लेना चाहिए। आप पीछे देख लो एक बार अच्छी तरह से यू टर्न लेने से पहले। तो विकल्प जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेनकाइमा। तो साथियों, जो सरल उत्तक नहीं है इनमें से 21वें प्रश्न में उसका चयन आपको करना है। साथियों, 21वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। जो जाइलम है इसको सरल उत्तकों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 मतलब 141 में सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 मतलब 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न या 142वां प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है? स्वराज्य की ओर, स्वाधीन मठ, देशभक्ति और आनंद मठ। तो 22वें प्रश्न में राइट आंसर बताना है, मतलब 142वें में। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है आपके विकल्प नंबर 4। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है साथियों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद जो मठ है इसमें संकलित है। तो चौथा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, कृषि वानिकी क्या है? एक विशेष प्रकार की खेती जिसमें रबड़। दूसरा है, कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना। तीसरा है, एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लाना। और चौथा है, कृषि व पशुपालन कार्य एक साथ करना। तो कृषि वानिकी के बारे में आपको 23वें प्रश्न में बताना है साथियों। 23वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, कृषि वानिकी का मतलब होता है कि हम जो खेती करते हैं उसके साथ साथ में पेड़ों, बागवानी और झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना ही क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। तो 143वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। तो 24वां या 144वां प्रश्न है, मापन का अर्थ है निर्णय देना, अंक प्रदान करना, ग्रेड देना या इनमें से सभी। साथियों, मापन का अर्थ ग्रेड देना नहीं होता है, ये ना ही अंक प्रदान करना होता है, ना ही निर्णय देना होता है। क्योंकि निर्णय देना मूल्यांकन का अर्थ होता है साथियों, मापन का अर्थ किससे लिया जाता है? अंक प्रदान करने से लिया जाता है। तो 24वें में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 से निम्न में से असत्य कथन है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन व स्वादिष्ट होता है। जल एक अच्छा विलायक है। जल का निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है और जल दबाव डालता है। तो असत्य कथन का आपको चयन करना है साथियों। जल दबाव डालता है, बिल्कुल सही बात है। जितनी गहराई में आप जल में जाओगे उतना ही ज़्यादा दबाव आप पे डलेगा।
जल का वाष्पीकरण भी होता रहता है और ये अच्छा विलायक है। सभी चीज़ों में ये मिल जाता है साथियों लगभग। लेकिन ये रंगहीन, गंधहीन और होता है, लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं होता। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। तो विकल्प एक आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछ रहा है, रामसर कन्वेंशन का संबंध है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, वन्य जीवों के संरक्षण से, वन संरक्षण से और इनमें से सभी। तो रामसर कन्वेंशन का संबंध दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त सभी में से नहीं है, क्योंकि इसका संबंध वन संरक्षण से नहीं है साथियों। तो आपके पास पहला या दूसरा कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? रामसर कन्वेंशन है जो है, इसका संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, जो नम भूमियाँ हैं उनका संबंध ही रामसर कन्वेंशन से है। तो प्रथम विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुरु शिखर पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी में, राजस्थान में, यूपी में और जम्मू कश्मीर में। साथियों 27वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर आपके जो सिरोही जिला है माउंट आबू के अंतर्गत साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान में। तो 27वें में आपके प्रथम यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, मतलब 148वां प्रश्न। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वह थी बचेंद्री पाल, संतोष यादव, नंदा देवी और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप वापस हटा दीजिए। देखिए प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी आपके बचेंद्री पाल। कौन थी साथियों? बचेंद्री पाल थी। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर रहेगा। अब 149वां मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। 29वां मतलब 149वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो देखो तारे की बात की जा रही है। चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का, पृथ्वी एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है और सूर्य क्या है साथियों? एक तारा है। तो चौथा विकल्प आपके 29 मतलब 149वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 150वां प्रश्न। आपके रेगुलर 5 दिन में ऐसे टेस्ट आते रहेंगे अगर आप टेस्टों को अच्छा रिप्लाई देते हो साथियों। कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 20,000 व्यूज अगर इस वीडियो पे आते हैं तो निश्चित रूप से अगला टेस्ट अगले 5 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा साथियों। तो अंतिम और 30वां मतलब 150वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहलाता है? हस्तकला, मथेरन कला, थेवा कला और आला गीला कारीगरी। देखो यहाँ पर जो उस्तकला है, उस्तकला ऊँटों पर की जाती है। कांच पर जो सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है उसको थेवा कला के नाम से जाना जाता है साथियों। तो 150वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। देखो लेवल 2 का शाम को या कल सुबह आपके टेस्ट आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल साथियों। लेवल 2 का भी यहाँ पर 90 प्रश्न सेम रहेंगे और 60 प्रश्न अलग से आपको SST के दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।